ये लो। ओके, तो ग्राउंड टिश्यू है अगर ये, तो मुझे ये बताओ एक्चुअली क्या है ग्राउंड टिश्यू, क्या होता है कहने का मतलब। ये थोड़ी है कि इसको लिखा हुआ तो तुमने पढ़ दिया ग्राउंड टिश्यू। मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला था, मैंने बताया था इसके बारे में बताओ व्हाट इज दिस। क्या बात, क्या डिफाइन किया तुमने, इट इज टिश्यू सिस्टम। सही है, टिश्यू सिस्टम है। एक्सप्लेन करो। बायो पढ़ने में तुमको बच्चे एक चीज बहुत देर से बोलना चाह रहा हूं। जो बायोलॉजी है तुम्हारी, ये कितने परसेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और तुम्हारा फोकस कहाँ पे है? बर्बाद हो जाओगे। बिल्कुल ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सही बोल। मैकेनिक्स ज्यादा मतलब ठीक है, कंसंट्रेट करो, बट इसको छोड़ोगे तो बर्बाद कर देगा। इससे देखो ये वाला क्या है कि ये थोड़ा सा खराब होता है तो रैंक खराब होती है। तो रैंक तो वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी है। तुमको तुमको फोकस कहाँ पे करना है? टॉप 10,000। समझ आ रहा है? टॉप 10,000 में आ जाओ, दैट विल बी गुड इनफ, मोर देन गुड इनफ। ठीक है, मतलब तुम अगर ये सोच रहे होगे कि तुम्हारी रैंक 1000 के नीचे आ जाए तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा करेंगे। तो इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चे जो बैकग्राउंड है, जो 1000 में आता बच्चा, वो बच्चा उसको पहले से ही बैकग्राउंड दिया जाता है। वो क्लास 7 6 7 से उसको पूरा वैसे ही चीजें मिल रही है। और तुमको कब से मिल रही है? बहुत ज्यादा 11th से अगर थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ा दिया गया हो। ठीक है, तो वो डिफरेंस रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, बट ये बहुत टफ है, ये भी है। ठीक है, तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? टॉप 10,000। और टॉप 10,000 का मतलब है कि तुमको वेस्ट बंगाल से बाहर वैसे नहीं जाना। और अगर कोलकाता का टॉप कॉलेज मिल रहा है, दैट विल बी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा है। कोलकाता का टॉप कॉलेज मिलने का मतलब है कि तुम एटलीस्ट इंडिया के किसी न किसी टॉप कॉलेज के बराबर। ठीक है, हर एक मेट्रो सिटी या हर एक अपना जो कैपिटल है स्टेट की, उसके पास एक अच्छा कॉलेज होता है। तो कोलकाता का वो अच्छा कॉलेज उसके पास है, जो कि टॉप इंडियन कॉलेजेस में मैच कर जाएगा। ठीक है, वो चाहे स्टेट कोटा से मिले तुम्हें, चाहे ऑल इंडिया रैंक से मिले, वो डजंट मैटर। ठीक है, तो इस रेंज में लाने के लिए तुम कोशिश करो, और इस रेंज में लाने के लिए इस बायोलॉजी को बिल्कुल पी जाना पड़ेगा। और तुम जबकि रिवीजन कर ही नहीं रहे, रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। डेली कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बायोलॉजी में? डेली 20%। तो मैं वो पूछ रहा हूँ ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, तुमको ग्राउंड टिश्यू पता ही नहीं। तुमको सीधे सीधे बताना चाहिए कि प्लांट टिश्यू के अंदर आप एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो तो पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू। यही तो लिखा है, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल एंड एपिडर्मिस। और तुम मुझे बता रहे हो कि ग्राउंड टिश्यू है। चीज का एक ना वेटेज होता है अपना, अगर वो वेटेज उसको नहीं दोगे, क्योंकि एट द एंड तुम्हें किस चीज की पढ़ाई करनी है? बायोलॉजी की पढ़ाई करनी है। तो मजबूरी ये है कि आपको जो है क्या कहते हैं, फिजिक्स के साथ compete करना है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, लाइफ में तुमको आगे की क्लासेस में उसका यूज लगता रहेगा थोड़ा सा। वो कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना है आगे चल के, इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर को हैंडल करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं ना। तो ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किस पे बेस्ड, फिजिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, या टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आती है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इनहांस होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हें बायोलॉजी से ज्यादा हेल्प करेगा। कभी भी ये बायोलॉजी से ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिन लोगों को स्पेशली जो है क्या कहते हैं, जो वो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहा है वो साइंटिस्ट है। समझ में आ रहा है ना? और वो साइंटिस्ट इवन तुम्हारी जॉब रिसर्च की जॉब नहीं है, या तुम्हारी जॉब किसी चीज को फाइंड आउट करना नहीं है, तुम्हारा जॉब है डायग्नोज करना। ठीक है, और उसको उस हिसाब से क्योर करना।
जो रिसर्च वाला जाएगा, रिसर्च वाला पर्सन अलग है, उसका अपना काम, ठीक है। तो तुमको फोकस बायोलॉजी पे करो जहाँ पे सिलेक्शन हो। फिजिक्स को इस लेवल की रखो कि करीब करीब इतना क्वेश्चन आराम से हो जाए, इतना क्वेश्चन हो जाए आउट ऑफ 50 पे मत करो, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन तुमसे नहीं हिलेंगे, मुझे पता है वो नहीं हिलेंगे, एटलीस्ट फिजिक्स के तो नहीं हिलेंगे। 45 क्वेश्चन है, 45 में 35, और उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो जहां से क्या हो, जहां से इजी हो पार्ट। तो देखो तुम अगर घर पे 6 आवर्स पढ़ते हो तो 3 आवर्स उसका बनता है, इसका बायोलॉजी। तो मैं कह रहा हूँ चलो 3 आवर्स मत दो, तुमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तुम 2.5 आवर्स कर लो, इतना तो करो, ठीक है। और अगर उसको, अगर और थोड़ा सा अच्छे हो तो चलो ठीक है मैं ये कर देता हूँ, ये कर लो, इससे नीचे तो बच्चे किसी हालत में नहीं ले जा सकते, मतलब 1/3 अपना उसको दे दो। इससे जिस दिन नीचे ले गए ना बायोलॉजी को, उसी दिन तुम्हारा जिंदगी इस फील्ड से हट गई है, तुम फिर बेसिक साइंस में जाओगे। मेरे से कोरे कागज के लिखा करो, तुम बेसिक साइंस से ग्रेजुएशन, एमबीबीएस के तो सोचो ही मत बच्चे, बहुत कंपटीशन है। और तुमको तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से तुमको पढ़ा सके, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो अपने अपनी जो मेहनत की कमाई है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट आप एजुकेशन पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ एजुकेशन के साथ में क्रैक कर रहे हैं। तुम समझ रहे हो कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा नुकसान मैं तुमको बताता हूँ कि कंपटीशन जो है ना वो खत्म हो जाता है, वो बच्चा एक दूसरे के साथ compete नहीं कर पाता ऑनलाइन एजुकेशन में। इसीलिए वो कुछ दिन के बाद ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनसे उनका उसका जो कंसंट्रेशन है वो लॉस हो जाता है, वो क्लासेस भी रेगुलर करना बंद कर देता है, जैसे कुछ बच्चे आपकी ऑफलाइन में भी कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन का डिसएडवांटेज है। पर तुम सोचो कि जिस बच्चे के पास रिसोर्स बहुत कम है, वो उस ऑनलाइन एजुकेशन में बिना कुछ सोचे सिर्फ क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वो वही कर रहा है जो ऑनलाइन वाला एजुकेटर को बता रहा है, वो सिर्फ डिट्टो उसी चीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं मुझे बस इतना ही करना है। और इसीलिए सिलेक्शन, और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन में मार्क्स कम आते हैं, बहुत सारे बच्चों को मतलब कितना 720 में से करीब करीब 686-670 मार्क्स मिले। ये ऑनलाइन एजुकेशन वाले बच्चों की बात बता रहा हूँ। शायद अभी सुना होगा, दिल्ली दिल्ली की साथ एक बच्ची थी, राजस्थान की थी, ऑटो ड्राइवर की बच्ची ने एमबीबीएस क्रैक कर दिया, 669 या समथिंग मार्क्स थे उसके, ऑटो ड्राइवर की बच्ची। इमेजिन किस तरह की एजुकेशन उसको मिली होगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी एजुकेशन मिली, बट तुमको सब कुछ मिल रहा है, ठंडी बहुत लग रही नहाने। ग्राउंड टीसी को पूछता हूँ तो बताते हो कि ग्राउंड टीसी, फिर बताते हो टीसी सिस्टम। अरे वो तो मुझे पहले से पता, अगर मुझे ये पूछना होता कि ये टीसी सिस्टम है तो मैं तुमसे पूछता ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना फालतू वो क्वेश्चन तुमसे कल के ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कि ग्राउंड टीसी नीचे लिखा होगा टीसी सिस्टम। जैसे नीट वालों को भरोसा नहीं है तो ये भी पूछ सकते हैं, उनका लेवल बहुत गिर गया है बायोलॉजी के फील्ड में, क्वेश्चन बिल्कुल लाइन उठा के क्वेश्चन बना देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बहुत वो होगा, बट उसमें भी बच्चे से नहीं होता, तो हो सकता है वहाँ ग्राउंड टीसी को कंफ्यूज कर जाए कि ग्राउंड टीसी को ऐसे पूछ लिया इसने, इसका मतलब पक्का कुछ और आंसर है इसमें, तो पता लगा कुछ और टिक करके चला है, आता हुआ क्वेश्चन। तो बताने कुछ और जा रहा था, तुम लोगों ने मूड खराब कर दिया मेरा, ठीक है। मैं बताने जा रहा था कि ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये पूछने चाह रहा था, तो तुम यही नहीं बता पाए कि ग्राउंड टिश्यू है क्या, तुम कंपोनेंट क्या बताओगे, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं ग्राउंड टिश्यू में? बस बहुत मुश्किल है तुम्हारी जिंदगी। क्या? मैं लीप की तो बात ही नहीं कर रहा, तुम अभी बताओ, चलो स्ट्रिंग की बताओ, चलो मैं लीप की नहीं बात कर रहा, स्ट्रिंग की बात कर। तो जानते हो किस चीज का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है नेग्लिजेंस का, नेग्लिजेंस ऑफ
बायोलॉजी। जबकि तुमको पता है, तुम सर के बल खड़े हो जाओ, अगर फिजिक्स में 140 मार्क्स ले आए तो बताना, एक आध बच्चा का एक्सेप्शन में छोड़ दे, 145 मार्क्स ले आना तो तुम्हारे मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं ये बच्चे, ये मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है तुम्हारे। यहाँ पे आप बायोलॉजी में अप्रोक्सीमेटली इतना आराम से ला सकते हैं, आउट ऑफ 360 इतना तक आराम से ला सकते हैं, अगर तुमने रिवीजन प्रॉपर किया है, थोड़ा प्रैक्टिस प्रॉपर किया हुआ, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन आपका इवन अगर हो सकता है इसके पार चले जाओ, हो सकता है इसे 345 तक चले। और ये केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री में आप 155 टू 160 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, आउट ऑफ 180 है, कितना है, ये नहीं आएगा तो फिर सिलेक्शन में बहुत दिक्कत है। जिन बच्चों को लग रहा है कि वो सिलेक्शन चाह रहे हैं, उनको एहसास होगा कि हमको सिलेक्शन मिल सकता है। मुझे पता सारे बच्चों को सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये प्रॉमिस किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कई सारी चीजें मैटर करती हैं। एक तो बच्चे का अपना हार्ड वर्क, सबसे बड़ी चीज है अपना हार्ड वर्क, ठीक है, बच्चे में कितनी स्टेमिना है हार्ड वर्क का, सबसे बड़ी चीज वो है। एंड सेकंड चीज है कि बच्चे का बेसिक्स कितना क्लियर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स चलो हम यहाँ पे बता देंगे धीरे धीरे कर, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट में तो एटलीस्ट आपको बेसिक प्रॉपर बताए जाते हैं टाइम टाइम पे, कि बच्चा अगर पहले से नहीं पढ़ के आया तब भी वो उस चीज को हैंडल कर सकता है। तो उस चीज पे डिपेंड करेगा। और अगर इतना मार्क्स नहीं आ रहा बच्चे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक बच्चा तो तुमको पहले बता रहा हूँ, पिछले से पिछले बैच में एक बच्चा था समीर, ठीक है, तो उसको उसका बेसिक्स बिल्कुल नहीं क्लियर था। बस ये था कि हाँ कोई चीज अगर उसको समझाई जाती थी तो थोड़ा देर में समझ जाता था वो, हो सकता है टाइम लेता था पर वो समझ जाता, ओके। पर उसने मेहनत इतनी गदर कर दी, इतनी मेहनत कर दी कि हम लोग ये बोल रहे थे कि इस साल तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, पर इसके नेक्स्ट ईयर अगर ये प्रिपरेशन करता कि अच्छी खासी रैंक से सिलेक्ट हो जाए, और वो सिलेक्ट हुआ भी। तो दो क्वेश्चन के आंसर अभी एनटीए में कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी जो थी आंसर की दे दी है, तो उसकी वजह से उसका मार्क्स कितना रह गया, आई थिंक 606, अदरवाइज वो मार्क्स होता जाकर 616 और वो टॉप 10,000 के अंदर आ गया। अभी इसको समथिंग आई थिंक 16,000 समथिंग है, बट स्टिल वो कोलकाता का सेकंड मोस्ट जो बेस्ट कॉलेज है, सेकंड बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। तो या तो इतनी दम हो, और वो पढ़ता कैसे था अंदाजा भी नहीं है। जब उसको लगता था कि मुझे नींद आने लगी है तो चल चल के पढ़ना स्टार्ट करता था, हाथ में किताब और मुंह से चिल्लाना स्टार्ट करता था, नींद ना आए मुझे। ऐसा नहीं लगता कि सबको नींद आती है बच्चे, सबको, सब चाहते हैं कि थोड़ा आराम वाली जिंदगी चाहते हैं नहीं, बट जो है क्या कहते हैं, तो ध्यान दो, मैं तुमको एक बार बता दे रहा हूँ कि ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी एंड नोट्स प्लस तुम्हारा जो भी एमसीक्यू सॉल्व करने की बुक हो, जो भी तुम्हारे पास एमसीक्यू सॉल्व करने की बुक हो, चाहे वो मॉड्यूल हो आपका या आपके पास कोई और है, ठीक है। तो मॉड्यूल के छोड़ के कितने बच्चों के पास अलग अलग किताबें हैं एमसीक्यू सॉल्व करने बायोलॉजी? सारे के पास एमटीजी है या कोई और है? क्या एनसीईआरटी बेस्ड है? किस पब्लिकेशन की है? एलियंस की? हाँ मैंने देखा था, अच्छी थी। तो अपना मतलब फोकस बना के रखो चीजों को, ये मत बताओ कि मुझे ग्राउंड किसी सिस्टम। और मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ कि ग्राउंड पीसी में क्या क्या पार्ट है तो ये भी नहीं बता पा रहे हैं। देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना तो सबके पास स्मार्टफोन है और डाउट नट से आंसर तुरंत मैच करा लेना, ये बड़ी चीज नहीं है, समझ में आया? आप तब है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप वापस से थियरी में जाते हो, आप वापस से नोट्स में जाते हो और तब सॉल्व करते हो,
वो है, वो तुमको हेल्प करेगी। और सॉफ्टवेयर वाला बनाने वाले को क्या है, मैं बताता हूँ ना, सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर जितना विजिट होगा उसको उतना पैसा बने, ठीक है। तो वो तो सोल्यूशन डाल ही देगा, वो तो कोई भी सोल्यूशन पाएगा सोल्यूशन डाल दे, बट तुम उस सोल्यूशन से कितना सीख पा रहे हो वो मैटर करता है। और अगर सिर्फ आंसर निकाल ले रहे हो, डाउट नोट से क्या निकालते हो, आंसर निकालते हो, या आंसर का अगर उसने 2-1 लाइन का सोल्यूशन रखा हुआ तो वो निकाल लेते हो, बट उससे तुम्हारी जो रियल एनालिसिस है वो लैक कर जाएगी, ध्यान में रखना। तो थोड़ा सा फोकस करो चीजों में। मैं ही बता देता हूँ अब तुमको फिलहाल कि मैं पूछना क्या चाहता था। ये जो ग्राउंड टिश्यू है, लीफ वाली ग्राउंड टिश्यू, तो मैंने उसी समय लिखा दिया था कि जो मीजोफिल सेल्स है वो रिप्रेजेंट करता है लीफ का ग्राउंड टिश्यू। बात है स्टेम एंड रूट की, और अगर मैं फिलहाल स्टेम की बात करूं तो स्टेम में आपको सबसे ऊपर की तरफ, या तो आप सीधे सीधे बोलो कि कॉर्टेक्स पाया जाता है। अब कॉर्टेक्स के मैंने 3 पार्ट बताए थे, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा पार्ट देखने को मिलेगा पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद आपको देखने को मिलेगा मेडुलरी रेज, और मेडुलरी रेज के बाद आपको देखने को मिलेगा, these are the parts which are present in the ground tissue of the stem। ये चीज तुमको बताने में दिक्कत हो रही थी, ये कैसे पता चलेगा, मुझे पता है तुम क्या करते हो, तुमको जब भी कोई क्वेश्चन नहीं आता सीधे उसको तुम डाउटनेट से देखते हो या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करके देखते हो, सही कह रहा हूं ना? सही। कितने बच्चे हैंड रेज करो, डाउटनेट यूज करने वाले तुरंत डाउटनेट पे जाते हैं बिना किताब या नोट्स पलटे। स्मार्टफोन छीन लेना चाहिए तुम लोगों को ऑनेस्टली। क्योंकि तुम्हारी जो एनालिसिस है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो तो खत्म हो गई, कल की वो नया क्वेश्चन बना के डालेगा, वो रिपीटिंग क्वेश्चन तो डालता नहीं है, रिपीट क्वेश्चन डालता है, वो नहीं डालता है, इतना तो एटलीस्ट वो करता है, वो रिपीट क्वेश्चन नहीं डालता है, वो नया क्वेश्चन समहाउ बनाने की कोशिश करता है। और अगर उसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो तुमसे तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि तुमने कहां से सॉल्व किए थे क्वेश्चन, डाउटनेट से। बोलो ना, जो करते हो बोलो मुझसे, डाउटनेट से सॉल्व करते हो, या कोई भी कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जहां जहां से तुमको आंसर मिलते हैं, बताओ। टॉपर, बच्चे उनको तो पैसे कमाना है, वो तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन मार्केट। ओके, नाउ toppers.com कम ऑन ऑफ फील्ड। ओके, हैदराबाद में उसने अपने सेंटर ओपन किया, तो वो क्या कर रहा था बेसिकली, वो अपनी मार्केट क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो वो तो करेगा, वो उसका काम, उसको बिजनेस अपना बढ़ाना है, बट तुम्हें जो करना है उस चीज पे ध्यान दो। डेफिनेटली अगर नहीं आता है देन आप जाओ उस पे डाउटनेट पे या टॉपर पे या टीचर के पास में, बट उससे पहले तुमको क्या करना है, तुमको प्रॉपर अपना दिमाग लगाना है। और जब तुम 2-4 क्वेश्चन इस तरह से दिमाग वाले सॉल्व करोगे तब तुमको मजा आएगा। ऐसे तो सीधे आंसर नहीं आया सीधे देख ली, क्यों इतना टाइम बर्बाद करना ना। तो ये बेसिकली ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। स्टील का नाम सुना है? अब व्हाट इज स्टील, तो कह देना स्टील। स्टील क्या है? एंडोडर्मिस के नीचे जितना भी पार्ट है, इसका मतलब अगर मैं, चलो ये मान के चलना कि मैं डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूँ फिलहाल बच्चे, ठीक है। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? अब मुझे बताओ कि डाइकॉट स्टेम के ग्राउंड टिश्यू एंड स्टील में कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो शेयर नहीं करते, दोनों कॉमन नहीं है?
तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तुमसे कि जो डाइकॉट का ग्राउंड टिश्यू है एंड डाइकॉट का जो स्टिल है, तो उनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि दोनों में कॉमनली प्रेजेंट नहीं, तो तुम कर पाते कि नहीं कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि तुमने एनालाइज किया ही नहीं चीजों को। तो एनालिसिस वाला पार्ट बेटा मिसिंग है। मेरा काम था तुमको एक बार बताना चीजों को कि ऊपर ऊपर मत पढ़ो, नोट्स में जो चीजें लिखी हैं उनको इतनी बार रिवाइज करो। अब देखो, अगर क्वेश्चन आता और तुमको दोनों पता होते कि डाइकॉट के ग्राउंड इसमें ये चीजें हैं, स्टील में ये चीजें हैं, तो तुम हो सकता है टाइम लगता, पर तुम क्या करते, तुम फाइंड आउट कर लेते आंसर। बट अगर तुमको रिवीजन नहीं है, अगर तुमको याद ही नहीं है कि डाइकॉट के स्टेम के ग्राउंड टिश्यू में क्या है, डाइकॉट स्टेम के स्टील में क्या है, तो तुम जा ही नहीं पाओगे। तुम्हारा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि तुमको यही नहीं पता, क्योंकि वो पिक्चर बना के तो तुमको देगा नहीं देगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा बाकी के तुम कर सकते हो, रूट का कर सकते हो, मोनोकॉट का कर सकते हो, ठीक है। जाके एक होमवर्क देख रहा हूँ, मैंने पिथ के बारे में जो भी चीजें बताई हैं, इन केस ऑफ ऑल मतलब स्टेम एंड रूट, वही तो पिथ आपको दिखेंगी, वो चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जरा सा मुझको पिथ का स्टेटस बता दो डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट में, तो क्या है? बच्चे अगर ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैंने पुअरली डेवलप लिखाया हुआ है, देखो जाके देखो जरा सा क्या लिखा हुआ है। डाइकॉट स्टेम का पिथ जो है वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। एक बच्चा बोला जो भी बोल रहा है, स्टेम में वर्ल्ड डेवलपमेंट, इसीलिए मैंने पूछा ही था आपसे, क्योंकि शायद मैंने वहां पे कुछ गलत किया हुआ है, तो वो मैं चेंज करवाता हूँ। जरा सा होल्ड करना आप लोग एक मिनट, मुझे एनसीईआरटी देना, किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी है? इट वुड बी बेटर टू हाँ मैं देख लेता हूँ डाइकॉट रूट। बच्चे चेंज कर लो। In case of dicot system, the pith is well developed. पहले तो ऐसा करो, अगर कहीं पे स्पेस है तो ऐसे ही लिखो, अब ऐसे ही लिखो, कहीं पे अगर स्पेस है आपके पास तो ऐसे ही लिखो, और ये लिखना डाइकॉट रूट में इन स्मॉल या इनकॉन्सिक्वेंस या लेस डेवलप, स्मॉल और इनकॉन्सिक्वेंस या लेस डेवलप, ठीक है, पुअरली डेवलप व्हाटएवर।
अब लिख लो, इसको लिख लिया। लिख दिए बच्चे, सारे बच्चों ने? अब जाके अपना मैच करा लेना घर में बैठ के। मुझे जहां तक है यहाँ पे मैंने पुअरली डेवलप दिखा दिया था, ठीक है। तो ये वेल डेवलप्ड है, ध्यान में रखना इस चीज को। डाइकॉट स्टेम के जो पिथ है वो वेल डेवलप है, और जो डाइकॉट रूट है उसका जो पिथ है वो, ये एनसीईआरटी लिखते हैं। ये जो चीजें हैं किसने लिख रखी हैं? एनसीईआरटी, ठीक है। जब आप मोनोकॉट स्टेम के केस में जाओगे तो वहां पे एनसीईआरटी ने इस तरह कुछ नहीं लिख रखा है, पर मोनोकॉट स्टेम को आप ध्यान करो, मोनोकॉट स्टेम का पिक्चर कैसा है टीएस का। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो स्कैटर्ड है वो पूरे के पूरे अंदर हर जगह पे क्या है? फैले हुए हैं, तो पित्त तो वहां है ही नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, बट आप ध्यान में रखना कि वो क्या है, वर्ल्डली डेवलप्ड और सब्सटेंस। एक और चीज देखना कि वहां पे ग्राउंड टिश्यू में डिफरेंशिएशन नहीं है, जो मोनोकॉट स्टेम है वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं है। जबकि आप डाइकॉट स्टेम का देखोगे तो सनफ्लावर का उसने टीएस बना रखा है, और वहां पे आप देखोगे कि इस तरह से जो है क्या कहते हैं, जो वेस्कुलर बंडल है वो रिंग के फॉर्म में, इस तरह से रिंग के फॉर्म, तो बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, तो लार्ज पेरेन्काइमेटस सेल्स है जिसमें खूब सारा क्या प्रेजेंट है? इंटरसेलुलर स्पेस। जब आप ऊडी डाइकॉट्स पे जाओगे, समझ में आ रहा है? जब आप ऊडी डाइकॉट्स पे जाओगे तो क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगा, तब वो धीरे धीरे करके खत्म होता है, ठीक है। बट हमको तो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक डाइकॉट की बात करनी है, ठीक है। तो वो जो है क्या कहते हैं, जब टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक में मेच्योर में चले जाओगे तब वो धीरे धीरे पिथ क्या होगा? खत्म होगा, ठीक है, खत्म होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। तो हमको वहां तक बात ही नहीं करनी, हमको कहाँ पे बात करनी है? ये बात हो रही है यंग स्टेम रूट में। जो भी बात करेंगे हम किस में बात करेंगे? यंग स्टेम रूट में। तो ये आप ध्यान में रखना। और पता है इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, स्पेशली पिथ वाले पार्ट से, तो पिथ भूलना मत, ठीक है। बाकी जहां पे वो हो करेक्शन कर लेना अगर ऐसा कुछ है तो। वापस से आते हैं बच्चे, मुझे लग रहा है सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट में अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले फोकस करा दूं कि जब हम स्टेम, डाइकॉट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे थे तो हमने कहा कि दो पार्ट में ग्रोथ हो रही है, एक स्टीलर रीजन, दूसरा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो। जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो स्टीलर रीजन में मिलेगी एंड एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। तो स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ आप देखो, एक साथ पिक्चर बनाएंगे, एक ही पिक्चर पे हम पूरा खत्म कर लेंगे। ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ, ये क्या है? टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, क्योंकि डाइकॉट रूट पे ही आपको क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा, ठीक। ये जो लाइन ब्लैक से दिख रही है दैट इज एंडोडर्मिस,
और ये बाहर वाला तो एपिडर्मिस है, ठीक है। ओके, स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो होगी बेटा किसकी वजह से, ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम रिंग। और जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ होगी दैट विल बी ड्यू टू द कॉर्क कैम्बियम आर फिलोजन। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं लिखा दे रहा हूं फिर मैं इसको पिक्चर पे आपके और लेके आता हूं कि जो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है बच्चे वो कंप्लीटली सेकेंडरी क्या है बच्चे, सेकेंडरी है ओरिजिन में, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है, सेकेंडरी टिश्यू है। ये किसकी देख रहे हो, पाया जाता है क्या, एक्जार कंडीशन पाई, और एक्जार कह रहा हूं इसमें रेडियल कंडीशन पाई जाती है। तो एग्जाम में ध्यान से करना क्वेश्चन, पता लगा आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया तो कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन में है, ठीक है। दूसरा है कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है बच्चे वो कैसी है, वेवी है, इट इज नॉट सर्कुलर, इट इज वेवी। तीसरा, अगर मैं बोल दूं कि ओरिजिन किस किस से हुई है तो आप ये लिख सकते हो कि डेवलप फ्रॉम कंजक्टिव टिश्यू बिलो द फ्लोएम। ये कहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट कहां पे प्रेजेंट है बच्चे, हाँ फ्लोएम। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूं आपको थोड़ा सा, चलो पिक्चर भी थोड़ा सा बना लेते हैं। ये मान के चलो कि ये आपके क्या है, जाइलम। ये आपके बच्चे क्या है, ये फ्लोएम पैचेज, जाइलम पैचेज है, फ्लोएम पैचेज। तो मैंने बोला कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाएगा, दैट मीन्स कि कहां पे पाया जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इस जगह पे, ठीक है। मैं इसमें कलर ब्लैक ले लेता हूं। तो ये आपका एक कर्व्ड स्ट्रिप इस वाले रीजन पे बनेगा, एक कर्व्ड स्ट्रिप इस वाले रीजन से बनेगा। तो डेवलप फ्रॉम द कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिलो द फ्लोएम, मतलब कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट तो बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम है, पर ये कौन सा कंजक्टिव टिश्यू होगा जो एग्जैक्टली कहां पे प्रेजेंट है, बिलो द फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा, एंड पेरीसाइकल प्रेजेंट above the protoxylem, above प्रोटोजाइलम। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है इन केस ऑफ डाइकॉट रूट वो कैसे डेवलप हुई, फ्रॉम द कंजक्टिव टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द फ्लोएम, इस तरह से आपका, इस तरह से, ठीक है। एंड द पेरीसाइकल व्हिच इज प्रेजेंट above the प्रोटोजाइलम। इसको थोड़ा सा हमें जाइलम और पीछे कर लेना चाहिए, मतलब और बना लेना चाहिए, कहने का मतलब। जी, अब इनको मैच करा दो, मतलब मिला दो इनको, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे करके दोनों ग्रो करेंगी।
इस तरह करके आपकी वेवी रिंग बन जाएगी, ठीक है, वेवी रिंग। तो ये जो बना, ये पूरा का पूरा जो ये क्या है बच्चे, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग है, जो कैसी है, वेवी है, वेवी है, नॉट सर्कुलर, दिस इज वेवी। तो ये दो, ये जो इस पॉइंट मैंने लिखे हैं, तीनों पॉइंट आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, एनसीईआरटी, ठीक है, ज्यादा डिटेल एनसीईआरटी ने नहीं दिया, कुछ ही चीजें लिखी हैं जिनमें से ये। ये भी पूछ सकता है कि पेरीसाइकिल के सेल्स किसकी तरफ वाले, प्रोटोजाइलम की तरफ या मेटाजाइलम। तो ध्यान में रखना, एग्जैक्ट कंडीशन है तो प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा, बाहर की तरफ, आउटर साइड पे। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग होगी। अब दूसरा पिक्चर जो होगा उसमें क्या होगा बच्चे, ये सर्कुलर करना स्टार्ट होगी। ये क्या होना स्टार्ट होगी, सर्कुलर। तो देखो ये जो कंजक्टिव टिश्यू फ्लोएम के नीचे प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, यही बढ़ेगा पीछे की तरफ। पेरीसाइकिल तो ऑलरेडी इस तरह की है, ठीक है, पेरीसाइकिल तो ऑलरेडी इस तरह की है, तो ये वाला जो टिश्यू इस तरह से है, ये क्या करेगा, इसको पीछे पुश करेगा। तो फ्लोएम क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम बेसिकली क्रस होना स्टार्ट करेगा या पीछे भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे करके रिंग कैसी हो जाएगी, सर्कुलर। तो ये बेसिकली बिकम सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। और फिर क्या करेगी बच्चे, जब सर्कुलर हो जाएगी तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाना स्टार्ट करेगी और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाना स्टार्ट करेगी। बिल्कुल जैसे आपने स्टेम के केस में पढ़ रखा है कि अंदर की तरफ ये ज्यादा एक्टिव होगी, बाहर की तरफ ये कम एक्टिव होगी। अंदर की तरफ जब ज्यादा एक्टिव होगी, जाइलम ज्यादा अमाउंट पे बनेगा, अंदर बहुत स्पेस नहीं है, तो ये क्या करेगा, पीछे की तरफ, ठीक है, ये पीछे की तरफ। जैसे सपोज कर लो कोई क्राउड है, सेंटर में बिल्कुल जगह नहीं है, तो सेंटर वाला जो क्या करेगा, वो प्रेशर डालेगा, तो फिर बाहर की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे लोग। वैसे ही यहाँ पे होगा कि जब ये रिंग जो है, ये अंदर जगह ही नहीं है, तो जब ये सेकेंडरी जाइलम बनेगा, तो सेकेंडरी जाइलम क्या करेंगे, पुश करना स्टार्ट करेंगे, तो रिंग का साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सेकेंडरी जाइलम बेसिकली बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अंदर की तरफ थोड़ा बहुत जाएगा, उसी में ये क्रश कर जाएंगे जो प्राइमरी जाइलम है, बट मेन जो है, मेन ग्रोथ किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो सेकेंडरी फ्लोएम भी यहाँ पे ऐसे ही बनेगा, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम ये जो है बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। इसके बाद ये जो है ग्रोथ आपकी, आपने जो है स्टीलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ है देखी, इतना ही सिमिलर टू प्लांट, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, मैं इतना ही लिखाऊंगा क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ कैसा है, जैसा आपने प्लांट में देख रखा, सॉरी स्टेम पे देख रखा, डाइकॉट के स्टेम, वैसे ही है। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में जैसे एक लिख लो, ये जो कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन है, ये बच्चे कहां से डेवलप हुआ, फिर से गलत है, वो वहां पे था स्टेम में, वो यहाँ पे देखो डेवलप फ्रॉम पेरीसाइकिल, सेल्स ऑफ द पेरीसाइकिल, ठीक है, ये पेरीसाइकिल से डेवलप होगा। इस बार जो मेरिस्टेमेटिक नेचर है, वो कौन सी सेल देंगी, पेरीसाइकिल सेल्स, ठीक है। और बाहर की तरफ वो ऐसे ही बनाएंगी, क्या, बाहर की तरफ बनाएंगी कॉर्क और फिल्लम, और अंदर की तरफ बनाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अच्छा, उस दिन मैंने सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक और नाम है, शायद लिखाया नहीं है, उसको एक और नाम से जानते हैं, किससे, फेलोडर, नहीं फेलोडर्म इज सेपरेट, पेरिडर्म तो आपको मैंने बता दिया, वो बार्क के केस में पूरा देखते हो, ठीक है। मतलब उन तीनों लेयर्स को आपस में मिला दो, फिलोजन, कॉर्क या फिल्लम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो वो पेरिडर्म कहलाएगा। और फिलोडर्म सिर्फ किसको बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये देखो यहाँ पे सेल्स, ये रेड वाली सेल्स जो मैंने दिखाई थी, यहाँ पे सेल्स आपकी कौन सी प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो बेसिकली
पेरीसाइकिल के सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो ये पेरीसाइकिल्स के सेल्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक नेचर गेन कर लेंगी, कॉर्क कैम्बियम बनाएंगी। कॉर्क कैम्बियम फिर बाहर की तरफ अपना बनाएगा कॉर्क या फिल्म, और अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। एक और चीज अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो कि ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये भी कैसा होगा, सेकेंडरी ओरिजिन, ये भी कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होगा। अच्छा, एनसीईआरटी तो नहीं लिखता है इस तरह से, ठीक है, एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में नहीं दिया है। अगर डाइकॉट स्टेम के कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो वो भी कैसा है, वो भी कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन है। वो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी है और सेकेंडरी, को ऐसा नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ उसके वेस्कुलर कैम्बियम के साथ है। तो यहाँ से डाइकॉट रूट हमने फिनिश कर लिया है। हो सकता है अगर मैंने नहीं लिखाया हो तो ये देख लो कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी बच्चे, सेकेंडरी ग्रोथ आपको सिर्फ कहां पे देखने को मिलेगी, इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगा। देयर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट एक्सेप्ट ड्रेसियाना एंड यूका, बहुत सारे हैं वैसे तो, कोकोनट, ठीक है। तो हम इस चैप्टर से मुक्ति पा गए हैं। अगर एक पिक्चर और बनाना चाहो तो आप बना लेना, इसी को ऐसे ही बनाना और ये स्ट्रिंग को क्या कर दोगे, सर्कुलेट कर देना। नहीं बनाना चाहो तब भी ये पिक्चर बना रहेगा, तो आपके दिमाग में ऑलवेज आएगा कि इसकी जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो कैसी है, वेवी है। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे नया चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हमने प्लांट के जितने भी चीजें थी, प्लांट की मॉर्फोलॉजी देख ली, प्लांट का इंटरनल एनाटॉमी देख ली हमने, प्लांट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू पाए जाते थे वो हमने देख लिए, ठीक है। तो आपके पास प्लांट से रिलेटेड जो स्लैब मतलब वो है कंटेंट है वो सफिशिएंट है। बस आपको ध्यान देना है कि बार बार रिवाइज करना है, रिवाइज करते समय सोचना है कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और अभी तक शायद बच्चों ने आपने एनसीईआरटी रीड नहीं किया हुआ है, एनाटॉमी वाला पार्ट किया है। अगर बच्चे किया होता तो तुमको वो नहीं दिखता कि सेकेंडरी स्टेम में, सॉरी डाइकॉट स्टेम में जो पिथ है वो कैसी, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है डाइकॉट स्टेम की जो पिथ है वो क्या है, वेल डेवलप्ड, और डाइकॉट रूट की जो पिथ है वो पुअरली डेवलप, लिखा हुआ है वहां पे, पढ़ा ही नहीं, कैसे काम चलेगा। कितनी बार रीड किया अभी तक, स्टार्टिंग में ही 4-5 बार रीड कर देना चाहिए, मेरे पढ़ाते पढ़ाते तो चैप्टर 5 बार रीड हो जाना चाहिए। ऐसे थोड़ी पूरा हो पाएगा उसको 20 बार रीड करना। एनसीईआरटी 20 टाइम्स रीड नहीं करोगे, एनसीईआरटी का भूल जाएगा कंटेंट। तुमको अगर ये लगता हो कि अरे भूलता बहुत, भूलता नहीं है वो, जब तक बहुत ज्यादा बार रिवीजन नहीं होगा तो भूलेगा ही वो, ठीक है। वो सबके साथ है ऐसा ही, जिसको याद है इसका मतलब उसने उसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है। चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर नंबर है ये, तो ये चैप्टर जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम सीधे पहुंचेंगे कौन से चैप्टर पे, 11th, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि इसके आगे के 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी किए हैं, सेल, सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट। तो हम सीधे पहुंचेंगे 11th चैप्टर पे। इस एनसीईआरटी में टोटल आपके 22 चैप्टर हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका ये खत्म होने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपका 55% पार्ट इसका फिनिश हो चुका होगा। और चूंकि बेसिक पार्ट बहुत ज्यादा फिनिश हो जाता है तो इस वजह से स्पीड भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करें तो फिर से वही चीज होगी हमको इस चैप्टर में। देखो आप थोड़ा सा कि अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास जो सिंगल सेल है
एक ही सेल होती है उसके पास में, ठीक है। वो बेसिकली अपनी एक सेल से अपनी जितनी भी एक्टिविटी है, लाइफ प्रोसेसेस सारी परफॉर्म करता है, ठीक है। सिंगल सेल है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है, इसके अपना जेनेटिक मटेरियल है, बाकी के सारे ऑर्गेनेल्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंगल सेल है, जैसे अमीबा आप देखो, असेलुलर ऑर्गेनिजम्स उसको इसीलिए बोलने लगे, जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे उनको असेलुलर इसलिए बोलने लगे क्योंकि वहां पे जो एक सेल थी वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही। जितना एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को के अंदर जितनी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, वो सब एक सिंगल सेल परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इस वजह से ये बोला गया कि ये इसको एसेलुलर की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है, असेलुलर की कैटेगरी में रख देते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये जो बेसिकली है, ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कहने का कि ये आपका रिप्रोडक्शन भी करेगा, यही एक सेल, यही रेस्पायरेशन भी करेगा, यही एक्सक्रीशन भी करेगा, ठीक है। जो मूवमेंट वाले पार्ट हैं, जो भी चीजें एसेंशियल हैं, वो सारी की सारी ये सेल परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिसेल। जबकि अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में लेट्स से दैट ह्यूमन, ठीक है, इनके केस में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं। और वो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली डेवलप कैसे हुए हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो बेसिकली उन्होंने बनाया, टिश्यू बनाया, ठीक है। टिश्यू से डेवलप हुआ ऑर्गन, और ऑर्गन से डेवलप हुआ ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम को इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट किया गया in the form of the whole individual or organism। ऑर्गन सिस्टम के बीच में या डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, मेरे पास बच्चे 1 मिनट रुकना, मेरा पता नहीं ये कुछ दिख ही नहीं रहा बच्चे। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये बिलियंस ऑफ सेल्स क्या होती हैं, ग्रुपिंग करती है, सेम टाइप की सेल्स जिनकी ओरिजिन सेम है, वो ग्रुपिंग करती हैं, और वो क्या बनाती है बच्चे, टिश्यू बनाती है। टिश्यूज बेसिकली आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, मतलब एक ऑर्गन के अंदर ढेर टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और वो जो ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन बेसिकली इंटरकनेक्टेड, या बोलो बेसिकली कि जो है क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम बेसिकली सब कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बना देते हैं, चाहे जो इंडिविजुअल, ठीक है। आपको पता है कि आपने जो एनिमल्स पढ़े हैं, ठीक है, एनिमल्स में 2 कैटेगरी के एनिमल पढ़े हैं, एक नॉन कॉर्डेट की कैटेगरी के, दूसरे कॉर्डेट की कैटेगरी। नॉन कॉर्डेट्स आपके स्टार्ट होते हैं कहां से, पोरीफेरा, देन सीलेंटेटा, देन टीनोफोरा, देन आपका प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, देन आपका एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ये आपके नॉन कॉर्डेट यहां से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम अप्रोक्सीमेटली कहां से डेवलप हुआ है, एस्केहेलमिन्थीज से। इसके पहले पोरीफेरेंस का जो एवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखोगे, तो पोरीफेरेंस बेसिकली क्या है, पुअरली डेवलप है, पुअरली डेवलप है। क्यों पुअरली डेवलप है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो टिश्यू सिस्टम ही नहीं बन पाया,
यहाँ पे अभी तक टिश्यू सिस्टम ही नहीं बन पाया। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं अभी सेल एग्रीगेशन है। फिर यहाँ पे आपको इन दोनों में टिश्यूज मिले, सिलेंटेट्स एंड टिनोफोरा। जो प्लेटीहेलमिन्थीज है मात्र एक किंगडम है, सॉरी फाइलम है, जहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट। इसके बाद आपके एसके हेलमिन्थीज से ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक वेल डेवलप्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो वहां पे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि आपस में ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम इस तरह से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं कि वो पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो हमको इस चैप्टर में सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम। कि टिश्यू सिस्टम बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि सेल्स के बारे में हमने बहुत स्टडी कर ली, सेल्स के बारे में हमने बहुत स्टडी कर ली, हम जो है क्या कहते हैं, हमको ये पता है कि सिमिलर ओरिजिन्स की सेल्स अगर ग्रुप कर जाती हैं तो उनमें अंदर इनके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि उनका कम्युनिकेशन की वजह से एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करने लगती हैं, परफॉर्म करने लगती है। ठीक है, टिश्यू का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, उनकी ओरिजिन सेम है और वो क्या परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। थोड़ा सा प्लांट वाला भूल जाओ। ठीक है, तो आते हैं हम टिश्यू सिस्टम पे, सॉरी टिश्यूज पे। टिश्यू की डिफिनेशन दूं या इससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। चलो हम बात करते हैं थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखो, एक क्या है, स्पर्म है प्लस ओवा है, ओवा, ये स्पर्म है एंड ये ओवा है। मैं क्यों बता रहा हूं, आप देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, सिंगल सेल जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट में क्या हो रहा है बच्चे, जाइगोट में क्या हो रहा है, माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में बेसिकली जो है क्या कहते हैं, जाइगोट की जब माइटोसिस होती है तो इससे पहले क्या बनेगी, 2 सेल बनेंगे, फिर से क्या होंगे, 4 सेल बनेंगे, फिर से क्या होंगे, 8 सेल बनेंगे। ठीक है, तो ये बार बार डिवीजन करता चला जाएगा। आगे की स्टेजेस देखो क्या बनेगा। इतना तो आप अपना पढ़ के आए ही हो पिछली क्लासेस पे। क्या क्या पढ़ के आए हो कि जाइगोट में कंटिन्यूअस डिवीजन होता है पर जाइगोट का साइज इंक्रीज नहीं होता। ये पढ़ा है कि नहीं, कि जाइगोट में कंटिन्यूअस डिवीजन होता है पर साइज इंक्रीज नहीं होता। तो जो उसकी सेल्स बनती हैं, हर एक डिवीजन के बाद सेल का साइज क्या होता चला जाता है, छोटा। तभी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करें पर साइज ना बढ़े, दैट मींस कि साइज क्या होता जा रहा है, सेल का छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चल के आगे आगे क्या है, जैसे ये जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन हुआ तो ये आगे चल के क्या बनाएगा, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लास्टोमी। ये वही सेल्स हैं जिनका साइज कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, छोटा। ब्लास्टोसिस्ट के बाद ठीक है, आगे क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। ठीक है, गैस्ट्रुला के बाद नेक्स्ट स्टेज होगी मारुला, और मारुला के बाद फिर जो है रीअरेंजमेंट होगा जर्म सेल्स का, और आप ये बोल सकते हो कि फीटस का डेवलपमेंट स्टेज पे होने लगेगा। फीटस, अब उसको चीज को क्या स्टार्ट कर दोगे बोलना तुम, फीटस। मतलब जब बेबी का बर्थ होता है, या आप बोलो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है, अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, तो जाइगोट बेसिकली फ्लोपियन ट्यूब से माइग्रेट करना स्टार्ट करता है, कहाँ की तरफ, यूट्रस की तरफ। किस चीज के लिए, क्योंकि उसको अपने आप को इम्प्लांट करना है। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो न्यूट्रिशन है वो बहुत देर के लिए, वो कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रहा होता है, जो ओवम के पास अपना
इस ओवम का साइज इसलिए बड़ा है, ठीक है। एक तो इसको पूरा साइटोप्लाज्म है और इसके पास जो फूड है अभी तक वो इसी का फूड यूज कर रहा है, ठीक है। और इसका फूड कहाँ पे होता है? यॉर्क के फॉर्म में। पता है? नहीं पता है। क्या पढ़ा तुमने लास्ट की क्लासेस पे? यॉर्क के फॉर्म में उसका फूड होता है, उसमें स्टोर होता है फूड, ठीक है। आप जैसे वैसे तो आप ये सब वो वाला फॉर्म वाला एक देखते हो, बट स्टिल वो जो है क्या कहते हैं, वो फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है। अगर आप हेन की बात करो, बर्ड्स की बात करो, तो फर्टिलाइज होता है, पर उनके पास यॉर्क जो है काफी ज्यादा होता है, तो उसी को वो यूटिलाइज करते रहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो इतना ज्यादा होता है कि वो पूरा का पूरा यंग वंस में डेवलप हो जाता है, ठीक है। हैचिंग तक के लिए उसके पास क्या होता है, न्यूट्रिशन सफिशियंट होता है। बट जो ह्यूमन ओवम है उसके पास इतना यॉर्क, इतना न्यूट्रिशन उसमें स्टोर नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ही सेपरेट है। इसका इसका फेट बिल्कुल डिसाइडेड है। ये ब्लास्टोसिस्ट कुछ देर के बाद कहां पे चली जाएगी? यूट्रस में। अपने चारों तरफ उसको इम्प्लांट जो है अपने उसके चारों तरफ मैटरनल टिश्यू उसको क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। और प्लेसेंटा के थ्रू उसको क्या मिलने लगेगा? न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलने लगेगा। तो बेसिकली जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके मतलब उसको सोर्स जो है उसका न्यूट्रिशन का सोर्स है वो क्या हो जाएगा? मिलने लगेगा। जबकि बर्ड्स के पास में या अदर एनिमल्स के पास में उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। एक और चीज बताता हूं कि ये जब डेवलप करेगा ब्लास्टो के बाद फिर गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का मतलब है कि इस स्टेज तक आते आते आपको 3 जर्म लेयर वहां पे 3 जर्म लेयर क्या हो जाएंगी? दिखने लगेंगी। कौन कौन सी? मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा बताने की जरूरत थी, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 जर्म लेयर। मतलब आपके पूरी जो बॉडी है उस बॉडी के जितने भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो ये जब 3 में जो है जर्म लेयर्स डेवलप हो जाएंगी तो क्या होगा? डिफरेंट ऑर्गन्स, मारुला एंड फीटस, ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिकली जितनी भी जर्म लेयर्स हैं ये क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं, ठीक है। और वो टिश्यूज आपस में रीअरेंज करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप साथ में कॉपी भी कर लेना ये चीज, ठीक है। कि इस तरह से बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरह से स्पर्म एंड का फर्टिलाइजेशन होगा। सिंगल सेल जाइगोट, इसमें डिवीजन हो रहे हैं, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 32 सेल। एंड आई थिंक मारूला मैंने बच्चे उल्टा लिख दिया है क्या? हाँ मैंने उल्टा लिख दिया है। मैंने यहाँ पे दिस इज मारूला एंड दिस इज गैस्ट्रुला, और इसको थोड़ा सेपरेट कर दो, इसको जर्म लेयर यहाँ पे लिख दो, जर्म लेयर, ठीक है। ये गैस्ट्रा के लिए है एक्चुअली ये चीज। तो मारूला आपका बेटा किस सेल स्टेज है? अप्रोक्सीमेटली बच्चे उसमें वेरिएशन उसमें ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है इसको तुम बोल दो 8 to 16 सेल स्टेज है ये, ठीक है। और 16 सेल के स्टेज के बाद 32 या 64 सेल स्टेज पे मारूला होगा आपका, ठीक है। अप टू, और इसके बाद मारूला के बाद जब ये 64 सेल्स बन जाएंगी ना तो इसका स्ट्रक्चर ही चेंज होने लगता है। यहाँ पे कैविटी डेवलप होना स्टार्ट होती है, ठीक है। और वो जो है क्या कहते हैं, कैविटी एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट पे ही डेवलप हो गई है, पर वो क्या होगी, वो कैविटी में बहुत ढेर सारा बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज आएगा। तो अंदर कैविटी का साइज बढ़ेगा और उसमें क्या भर जाएगा? फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है। और वो सारा पार्ट सेपरेट है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ाना है। तो ये मारूला से गैस्ट्रुला बनेगा और गैस्ट्रुला से फीटस बनेगा। और ये जो गैस्ट्रुला है, जब गैस्ट्रुला बनेगा दैट मींस कि वहां पे बच्चे अपनी बात मत करो, क्या हुआ कुछ? क्या बात करते हो? कहाँ से पढ़ा है? आई डोंट थिंक सो। जाइगोट के बाद नहीं होगा बच्चे, क्यों फालतू में दिमाग खराब कर रहे हो?
वैसे बताया किसने तुम्हें, ये बताओ मुझे, कहाँ से पढ़ के आए हो? चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, वैसे भी यहाँ का पार्ट नहीं है। अभी अभी आप जो मैं बताना चाहता हूँ उस पर फोकस करो, ये माइट भी चांसेस कि हो सकता है चेंज हो, ठीक है। बट अभी जो मैं बताना चाहता हूँ उस पर कोशिश करो आप कि जाइगोट से ये जो गैस्ट्रुला है, मेरा मेन फोकस इस गैस्ट्रुला पे है कि गैस्ट्रुला के अंदर आपको तीनों जर्म लेयर बन चुकी होंगी, और वो जर्म लेयर के नाम क्या क्या है। यू कैन मिस, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वैसे मैं बाद में बता दूंगा, कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रुला दिखाओ, जो भी स्टेजेस हैं वो हम बाद में मैनेज कर लेंगे। ये बीच का मारूला हटा दो, ठीक है, इससे मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मेरा मेन मतलब है आपके गैस्ट्रुला से, ठीक है। तो गैस्ट्रुला पे सीधे जाओ, जाइगोट से गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद फीटस, वो तो उसमें है ही है, गैस्ट्रुला के बाद फीटस बनाएगा। तो मेरा मेन जो फोकस था वो ये था, ठीक है। ये जर्म लेयर्स जो बनेंगी आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और ये बेसिकली फिर जो है आपके डिफरेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगी, और टिश्यूज के आगे की स्टोरी आपको पता ही है। ये सारी की सारी जो है क्या बनाना स्टार्ट करेंगी, टिश्यूज। ये मैं कल कंफर्म करके बताता हूँ, कल ही होगा लेक्चर ना सर, नहीं भी बताऊंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आके आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको। आई थिंक मेरे पास इस चीज का डिटेल्स रखा नहीं हुआ है कुछ, तो वो चीज हो गई। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सिंगल सेल्ड जाइगोट से जो सेल्स बनी हैं वो बेसिकली पहले बिलियंस ऑफ सेल्स, बिलियंस ज्यादा बोल गया शायद, पहले बहुत सारी सेल्स बनाती हैं, और फिर उन सेल्स से क्या डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, टिश्यूज, ठीक है। जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये जर्म लेयर है आपके, आपका चूंकि ह्यूमन है तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों डेवलप होंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर ह्यूमन नहीं है उसके पहले, तो जितनी जर्म लेयर, जिस तरह के ऑर्गेनिज्म, उस तरह के वहां पे स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनिमल, या एनिमल के केस में जो द टर्म टिश्यू है, टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे बिचेट, ठीक है, इन्होंने दिए। मैं डिफाइन करने को बाद में डिफाइन करूंगा, अब ये सारी चीजें लिखा देता हूं। स्टडी ऑफ टिश्यू इन केस ऑफ, कहां पे, एनिमल्स, इज नोन एज हिस्टोलॉजी, दैट इज हिस्टोलॉजी, इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। लाइसिस ऑफ टिश्यू, अगर टिश्यू की लाइसिस हो रही है, चाहे वो कोई पैथोजन कर रहा हो या चाहे अपना एपोप्टोसिस के थ्रू हो रहा हो, ठीक है, एक वेल प्रोग्राम्ड मेथड से, तो लाइसिस ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलाइसिस। जैसे आपने एक पैथोजन का नाम सुना होगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो वो क्या करता है, वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, डिसेंट्री कॉज करता है कि नहीं। तो बेसिकली वो साथ साथ क्या करता है, उसको उसको एनर्जी चाहिए होती है, उसको कंजम्पशन करना होता है, तो टिश्यू की लाइसिस भी वो करता है, तो उसका नाम ही इस तरह से डाल दिया एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है वो, ठीक है। तो लाइसिस ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलाइसिस। ओके, अब डेफिनेशन वाले पार्ट पे अगर हम चले, डेफिनेशन वाले पार्ट पे, तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स essentially of same origin। क्या इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हो जो कि essentially सेम ओरिजिन होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सेम ओरिजिन एंड collectively perform specific function,
ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन, यहाँ पे सेम फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब फंक्शन रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, सेम नहीं, ठीक है, रिलेटेड फंक्शन हो सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलोगे, टिश्यू बोलोगे, जिनकी ओरिजिन सेम होनी चाहिए हर हाल पे, और मे बी कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको बोलोगे आप टिश्यू इन केस ऑफ एनिमल। प्लांट के केस में जो टर्म टिश्यू है वो किसने दिया, किसने, परकिंजे कहां से आ गए थे, एनग्रीव है। चलो, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू भी, सॉरी एनिमल टिश्यू भी वाइचिट को ही बोलते हैं। नो, आई थिंक फादर ऑफ एनिमल टिश्यू मैलपीगी, ठीक है, वहां पे भी शायद कुछ ऐसे ही है। तो दोनों के लिए साथ सेम, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, जो टिश्यूज हैं उनको, क्योंकि देखो जो सेल है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करता है, शेप ऑफ द सेल वेरी करता है, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन है। तो जो ग्रुप्स ऑफ सेल है, चूंकि ओरिजिन सेम है, तो उनका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा, और वो एक डिफरेंट टाइप का टिश्यू, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर का टिश्यू बेसिकली बनाएंगे। तो ये जो टिश्यूज हैं, अगर आप टिश्यूज को ब्रॉडली क्लासीफाई करो, ठीक है, टिश्यूज को आप क्या करो, ब्रॉडली क्लासीफाई करो, ब्रॉडली क्लासीफाई करो या कैटेगराइज करो, तो आप उनको 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से टिश्यू है, एपिथेलियल, इसी एपिथेलियल टिश्यू को आप एपिथेलियम भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपका और तीसरा है आपका मैस्कुलर नहीं, मस्कुलर, एंड फोर्थ वन है आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू। तो ब्रॉडली आपको 4 टाइप्स के टिश्यूज मिलेंगे एपिथेलियल, कहां पे, ठीक है, टिश्यूज यहाँ पे एनिमल टिश्यू लिख देते तो बेटर होता, पीछे लिख दो वहां पे एनिमल, हम एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू, किसी भी एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज को आप इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज पे डिवाइड कर सकते हो, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक पिक्चर देख लेते हैं पहले। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए बहुत ज्यादा उस पे आप दिमाग मत लगाना। तो सबसे बाहर की तरफ ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला, ये आपका है जर्म लेयर की बात कर रहा हूं, एक्टोडर्म, ठीक है। जो बीच वाला दिख रहा है आपका, ये है मीजोडर्म, और जो अंदर वाला दिख रहा है ये है, या अंदर में लेबलिंग, चलो ठीक है ऊपर ही कर देता हूँ,
एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये तीनों जर्म लेयर जो है एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे जो आपका मेसोडर्म है, ये सिर्फ कौन सा टिश्यू बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू, हाँ, कनेक्टिव एंड मस्कुलर बनाता है। ठीक है, कनेक्टिव एंड, मेसोडर्म आपका कनेक्टिव एंड मस्कुलर बनाता है। एंडोडर्म जो है आपका कौन सा टिश्यू बनाएगा? कौन सा? एक्टोडर्म तो आपका एपिथेलियल बनाता है। मैं लिखा देता हूँ, मेरे दिमाग से स्किप कर जाती हैं चीजें बच्चे। कौन कौन सा? ठीक है, तो यहाँ पे एंडोडर्म, एक्टोडर्म, तो ये मैंने पहले ही बता दिया। लिखाना जरूरी है क्या कि ऑल द जो टिश्यूज हैं विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स? जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो ये एंडोडर्मिस है, यहाँ पे ये बनाएगा आपका एपिथेलियल टिश्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये जो मेसोडर्म है, यहाँ पे आपका एपिथेलियल टिश्यू भी बनेगा, प्लस आपका मस्कुलर टिश्यू भी बनेगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बच्चे, ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? और प्लस आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू भी बनेगा, तीनों बनेंगे। और जो ये आपका बाहर वाला एक्टोडर्म है, सिर्फ क्या बनाएगा? सॉरी, एपिथेलियल प्लस नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू, मतलब कि जो एंडोडर्म है वो एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा, जबकि मेसोडर्म आपको एपिथेलियल नर्वस सॉरी मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा। और ये जो बाहर वाला है एपिथेलियस प्लस नर्वस टिश्यू। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपिथेलियल आपका तीनों जगह है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि डिराइव्ड फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ आपको कहां से मिलेगा? इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होगी। ये ओरिजिन कई बार पूछ लेता है, ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत नहीं है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू आपको कहां पे मिलेगा? मेसोडर्मल। और नर्वस टिश्यू आपका कहां पे मिलेगा? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन या एक्टोडर्म। ठीक है, ये चूंकि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है गैस्ट्रुला का, तो इसमें बहुत ज्यादा मत जाना। मैंने पहले बता दिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी समझ के लिए, ये अंदर वाला जो पार्ट है एक्चुअली क्या है? कैविटी। जो गैस्ट्रुला के अंदर कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रुला के अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी सिलेंट्रॉन में प्रेजेंट, सिलेंट्रेटेड। बहुत दिमाग चलता है। मास्टर हो ना असल में, क्या किया जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आ जाओ अब सीधे, और कुछ नहीं पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू पे आ जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, चलो ठीक है बच्चे।
जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर आप इसका वर्ड को थोड़ा सा बाइसेक्ट करो, ठीक है, तो एपी मीन्स होता है अपॉन या अबव, ठीक है, यहाँ पे अपॉन टर्म बेटर टर्म होगा, ठीक है। और थीलियोस मतलब होता है, थीलियस, थीलियल से आया थीलियोस, थीलियोस मतलब है टू ग्रो, ठीक है, मतलब ये वो वाला टिश्यू है जो किसी और टिश्यू के ऊपर क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। वो ज्यादातर टाइम पे वो टिश्यू होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, तो हम जनरली यही बोलते हैं कि अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हर समय क्या करेगा, किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है। अगर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये टिश्यू आपका या तो कवरिंग एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये टिश्यू, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये होगा प्रेजेंट एट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। अब इससे पहले पिक्चर देखेंगे। एक्सपोज में दो चीजें आएंगी एक्चुअली, या तो कोई कवरिंग होगी जैसे आपका स्किन है, और या तो कोई इंटरनल सरफेस होगी, ठीक है, वही तो एक्सपोज्ड होती है ना, ठीक है। जो इंटरनल सरफेस है वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको लाइनिंग बोलते हैं, और बाहर की जो सरफेस कवर कर पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, कवरिंग बोलते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक रफ सा पिक्चर बना दूं, मेरे से बहुत अच्छा पिक्चर की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करना, बस सिर्फ तुमको ग्राफिकल समझा पाऊंगा तो बहुत खराब बन गया, आदमी आदमी कहने से इनकार कर देगा। वैसे भी क्या करना है तुमको, अपने नहीं बनेगा, मुझे समझ में आ गया, चलो छोड़ो, मेरा काम जो है वो हो जाए, दैट विल बी इनफ। ये चीज है, तो ये इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये ह्यूमन है, ठीक है। बाहर से अब देखो इसकी सरफेस देखो जरा सा, एक सरफेस तो बच्चे इसकी ये है, दूसरी सरफेस अगर आप देखोगे तो ये है, पर इसके लिए मैं एक लेयर बना देता हूँ, कौन सी कलर सेलेक्ट कर लूं, नहीं है मैं ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि लाल से मैं लेबल कर रहा हूँ ना, पहले ध्यान नहीं दिया, ये ठीक है। तीसरी सरफेस मैं पूरा नहीं बना रहा, ठीक है, और एक सरफेस आपको ये वाला मैं लाल से कर देता हूं, तो एक ये है, दूसरा ये है, इस यही चीज तो ये भी है ना जो ब्लू से दिख रही है, ठीक है। जितना भी आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है बेसिकली वो वही है, या इसको आप डिनोट कर लो दूसरे से, इस वाले को भी तीसरा लेबल दे दो, और इस वाले को कौन सा लेबल दे दो, फोर्थ। तो यही एक्सपोज पार्ट है बॉडी के, ठीक है। एक बाहर से ये जो स्किन है, एक एक्सपोज पार्ट ये है, आप अपनी एलिमेंट्री कैनाल पे जाओगे तो ये वाला रेड वाला पार्ट दिखेगा जो कि एक्सपोज्ड है, ठीक है। यही तो अगर खाना खाते हो और कोई माइक्रोब्स जा रहा है तो एक्सपोज पार्ट में कौन सा आता है, वही आता है, इनर लाइनिंग जो है, ठीक है। अब अगर जब भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था पहले, याद होगा जब सीलोम के बारे में बता रहा था कि इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक ट्यूब है, उसके अंदर एक और ट्यूब भरी हुई है, तो ये वाली जो बड़ी वाली है ये क्या है, सीलोम है। सीलोम की जो लाइनिंग है ये, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला,
ये मेसोडर्मल, ठीक है। तो आप देखो सेकंड एंड थर्ड, एक ये लाइनिंग और एक ये लाइनिंग, ठीक है। ये भी क्या है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सपोज्ड पार्ट। तो ध्यान में रखना कि जो एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ बॉडी में जो कवरिंग करता है या कवर करता है, बेसिकली लिखो जो कवर कर रहा है, ठीक है, उसको, या जो प्रोटेक्टिव तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के लिए आ जाएगा, उसको आप सीधे किस नाम से जानते हो, कवरिंग के नाम से, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली कवर करता है। एक भी मार्कर ढंग से काम नहीं कर रहा, जो एक्सटर्नली कवर करता है, ठीक है, उसको आप किस नाम से जानते हो, कवरिंग के नाम से। और जो इंटरनली कवर करता है उसको आप लाइनिंग के नाम से जानते हो, ठीक है। समटाइम्स मुझे ऐसा फील क्यों होता है कि ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये समहाउ तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी यही सेम, ऑलमोस्ट सेम कंटेंट। Already you people have already notes, it might be chances, क्योंकि प्योरली कंटेंट ये मेरा है। अच्छा, इसलिए पता है, ओके। चलो, तो इंटरनली बेसिकली लाइनिंग बोलोगे, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, इनको मैंने हटा लिया है वहां से। और आपको, क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो भूल जाते हो कि ये चीज पढ़ी है हमने। तो एक्सटर्नल जो कवरिंग होगी वो जो है, एक्सटर्नल जो कवर होगा उसको कवरिंग बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्किन। और यहाँ पे जैसे लाइनिंग में आप लिख सकते हो जो स्टमक की अंदर लाइनिंग है उसको क्या बोलोगे, म्यूकोसा बोलोगे, अंदर वाली लाइनिंग जो है। इसको हटा लो अभी। जैसे लाइनिंग ऑफ लिख दो, जैसे फेरिंग्स। पर फेरिंग्स पे जाओगे तो हाँ फेरिंग्स पे लिख सकते हो, या स्टमक भी लिख सकते हो बच्चे, क्या फर्क पड़ता है, स्टमक म्यूकोसा वगैरह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। क्या हो गया, टाइम हो गया ऐसा है? अरे अभी तो बहुत टाइम है। कौन सा बच्चा बोला, ये मैंने सुन गलत लिया है। ठीक है, एक लाइन और लिख दो। एपिथेलियल टिश्यू को डिफाइन करने के लिए जो मैंने पहले बोला था कि अ टिश्यू दैट ग्रो अपॉन another tissue known as, क्या बोलेंगे बेटा उसको, एपिथेलियल टिश्यू। तो अगर आपसे कभी कोई, वैसे तो आपसे कभी कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट आप अगर याद रख सकते हो तो ये कॉन्फिडेंस को रेज करता है, ठीक है। टिश्यू दैट ग्रो अपॉन another tissue known as epithelial tissue, ठीक है। एंड द epithelial tissue will be present at the exposed part of the body, ठीक है। अगर बाहर से कवर कर रहा है तो उसको कवरिंग बोलते हैं, अंदर से कर रहा है तो उसको आप लाइनिंग बोलते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक जब हम लिखाएंगे तो उससे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। कई टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं, फर्दर आप देखोगे कि अगर ब्रॉडली डिवाइड करना चाहते हो तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड
कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। फिर सिंपल में आपको 3 कैटेगरी मिल जाएंगी, जैसे प्लांट में देखा था, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगी कौन कौन सी, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमिनर। और जो कंपाउंड है उसमें आपको 2 कैटेगरी दिखेगी, एक आपको दिखेगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरी दिखेगी आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। मतलब ट्रांजिशनल कंपाउंड एंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये है जिसमें से आपके सिलेबस में जो कंपाउंड एपिथेलियम है उसका कुछ ज्यादा पार्ट बाहर नहीं है। और सिर्फ क्या दिया है कंपाउंड एपिथेलियम में, बोला कि जैसे सिंपल एपिथेलियम में आपका क्या होगा कि एक ही टाइप के सेल से मिलके बनेगा। सिंपल एपिथेलियम सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिली है, जबकि कंपाउंड क्या है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए, ठीक है। और इतना डिटेल दिया और साथ में एग्जांपल दे दिए। इस चैप्टर में या इसके पहले भी जो चैप्टर आप देख रहे थे, बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल। आपसे पूछता है कि ये वाला एपिथेलियम या इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, कोई डक्ट है या कोई जो है और स्ट्रक्चर है, वहां पे किस तरह की टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में तो मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये आपका टिश्यू है, ठीक है। टिश्यू में जो एपिथेलियल टिश्यू है, पहले ही लिखा हुआ है कि ये किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। तो ये जो ये वाला पार्ट मैंने बनाया है, ये वाला पार्ट, ये बेसिकली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जनरली इसको हम लिख देते हैं अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अंडरलाइंग क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। शार्ट में क्या लिखेंगे, मैं आगे शार्ट में लिखूंगा इसको यूसीटी, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू के ऊपर एक और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये कनेक्टिव टिश्यू है, टिश्यू का मतलब ये किससे बना हुआ है, सेल से। ये कैसा स्ट्रक्चर है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जबकि ये जो 2 लेयर्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं बच्चे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स प्रेजेंट हैं, जो किसकी सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है बेसिकली एपिथेलियल सेल्स। सेल्स ग्रुप में है तो टिश्यू बनाएंगी, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल्स है। अच्छा, यहीं पे वैसे तो बाहर भी मेंशन करा सकते हैं, पर यहाँ पे भी मेंशन कर लो कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चे, ये नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। मतलब क्या है, नॉन सेलुलर है मतलब केमिकल है, कोई केमिकल है। डिफरेंशियली परमिएबल है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल को जाने देगी और कुछ को जाने नहीं देगी। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और 2 लेयर्स आपको देख रहे हैं आप इसमें। एक ये रेड वाली बच्चे, जिसको हम जानते हैं किससे, बेसल लैमिना। और ये जो ब्लू वाली है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रेटिकुलर लैमिना। बेसल लैमिना एंड रेटिकुलर। अच्छा, केमिकल है
तो बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी दोनों चीजों से बनी है, दोनों टिश्यू से बनी हुई है। किस किस टिश्यू से? एपिथेलियल टिश्यू से भी और कनेक्टिव टिश्यू में। इसका जो बेसल लैमिना वाला पार्ट है दैट इज सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल, एंड जो रेटिकुलर लैमिना वाला पार्ट है दैट इज सिक्रीटेड बाय अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे लिख दो बड़ा बड़ा UCT, ठीक है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि एपिथेलियल टिश्यू हर समय किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा, एक्सेप्शन इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, पर उसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है, टिश्यू उसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि एक और टिश्यू और है जो कि बेसिकली जहां पे ये गायब है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू गायब है, दूसरा कुछ और चीज प्रेजेंट है वहां पे, ओके। दूसरी चीज की ये एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी में पाए जाएंगे, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से प्रेजेंट हो। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में आप लिख दो एपिथेलियल टिश्यू lie स्टेटमेंट हाँ ठीक है, लिख दो एपिथेलियल टिश्यू लाई अबव UCT। फुल लिखना जरूरत है क्या? ठीक है। दूसरा the cells are compactly arranged, the epithelial cells are, दूसरा क्या है बच्चे? epithelial cells are compactly arranged with, यहां पे इस तरह से लिख देता हूं, with or without intercellular एक मिनट बच्चे, एक मिनट, without intercellular spaces and with little, बहुत थोड़ा, मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, बहुत थोड़ा आपको क्या देखने को मिलेगा वहां पे? मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है, विद विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखेगा आपको, और मैट्रिक्स बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जैसे वो सेल्स देख रहे हो, या इसके अलावा अगर मैं आपको लिए बनाऊं तो ये अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है, या इससे भी बेटर पिक्चर ये होगा आपका। इस तरह से आपका इस तरह से दूसरा एक और चीज देखो आप कि these cells have two surfaces, ये जो सेल्स हैं इनकी epithelial cells have two, क्या है बच्चे? सरफेसेस, दो सरफेस पाई जाती है। जैसे यहाँ पे मैं बना दूं, ये मान लीजिए कि आपकी क्यूबॉइडल सेल है, एक सरफेस आपका ये है, दूसरा सरफेस ये,
जो दूसरा नीचे वाला सरफेस है, इसको, इसका नाम क्या है बच्चे? इस वाली सरफेस को मैं ऊपर से न बनाऊं, यहां ऐसे बना लेता हूं बच्चे, इसको बोलते हैं, जो नीचे की तरफ है उसको बेसल सरफेस, और जो ऊपर की तरफ है एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस एंड बेसल सरफेस। बेसल सरफेस तो आपको पता ही है कि ऑक्युपाइड होती है, किससे ऑक्युपाइड होगी? बेसल मेम्ब्रेन एंड, आप ये दिमाग में ऑलवेज बना के रखना क्या, कि जो बेसल मेम्ब्रेन है, जो बेसल मेम्ब्रेन है वो पार्ट है बेसिकली किसका? एपिथेलियल टिश्यू। दैट इज द पार्ट ऑफ, दिमाग में ये बना, हालांकि आधा पार्ट कौन सिक्रीट कर रहा है? एपिथेलियल सेल, आधा पार्ट अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। बट स्टिल दिमाग में यही रखना कि एपिथेलियल टिश्यू दैट मींस उसके साथ ऑलवेज क्या प्रेजेंट है? बेसल मेम्ब्रेन। ओके, तो दो सरफेसेस है, बेसल सरफेस एंड एपिकल सरफेस। तो ये जो बेसल सरफेस है दैट विल बी ऑक्युपाइड बाय यूसीटी। या आप ये बोल सकते हो कि बेसल सरफेस ऑलवेज किसके कांटेक्ट में रहती है? यूसीटी के। जो एपिकल सरफेस है ये क्या है बच्चे? फ्री है, एक्सपोज भी बोल सकते हो, फ्री है, अभी इसके पास अभी कोई काम नहीं है। तो ये एपिकल सरफेस चूंकि फ्री है, इट मे मॉडिफाई, ये क्या कर सकती है अपने आप को? मॉडिफाई। इस तरह से लिखना जरा, मे मॉडिफाई, ये मे मॉडिफाई कर सकती है। तो मॉडिफाई करेगी तो क्या बनाएगी? माइट बी चांसेस, इस तरह से क्या बना दे बच्चे? क्या बोलोगे इनको? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई बनाएगी तो क्या होगा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो क्या क्या हो सकता है? जैसे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जनरली एब्जॉर्प्शन ही करना होता है उसको, या सपोज कर लो कि कोई एंजाइम सिक्रीट करना है, तो वहां पे जो ग्लैंड्स होंगी उनका जो है नंबर बढ़ जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक ही चीज लिख देता हूँ कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रोविलाई मॉडिफाई कर सकती है। या हो सकता है कि यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे ढेर सारे क्या हो जाए? सीलिया हो जाए। ये इस सरफेस पे क्या जो बन जाए, ओरिजिन हो जाए सीलिया की। तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम कहलाने लगेगी। पहली वाली ब्रश बॉर्डर, अगर माइक्रोविलाई है तो आप उस एपिथेलियम को क्या बोलोगे? ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और अगर सीलिया है तो क्या बोलोगे? सीलिएटेड एपिथेलियम। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि सीलिया, माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो माइक्रोविलाई बेसिकली पुश फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड पुश, पुश मतलब धक्का वाला फोर्स। ठीक है, मतलब कि सपोज कर लो कोई चीज फ्लो कर रही है तो उसको क्या करेगा? पुश करेगा। जैसे म्यूकस है उसको आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो ये माइक्रो सीलिया जहां पे होंगे ये पुश फोर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है आपके माउथ से ट्रैकिया की तरफ गया, तो ट्रैकिया में किस तरह की एपिथेलियम प्रेजेंट होगी? सीलिएटेड, ताकि वो क्या करे? उसको अंदर आने ना दे। ठीक है, तो ये इसमें मॉडिफाई कर सकती है। तो ध्यान में रखना कि अगर मॉडिफिकेशन की बात आएगी, किसकी बात आएगी? मॉडिफिकेशन की, तो कौन सा एंड मॉडिफाई करेगा? एपिकल सरफेस। ठीक है, वो सिलिएटेड हो सकता है, वो ब्रश बॉर्डर हो सकता है। में भी मॉडिफाई हो सकता है कि इसी में ग्लैंड डेवलप हो जाए। इसी में क्या हो सकता है? इस तरह से ग्लैंड डेवलप हो जाए। ठीक है, ग्लैंड यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। बट यहाँ पे तो हम एक सेल की बात कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ क्या बोला है कि वो पूरी की पूरी जो सेल है एपिथेलियल सेल, वो किसमें डेवलप हो गई है? यूनिसेलुलर ग्लैंड में। या बहुत सारी एपिथेलियल मिलके क्या बना सकती हैं? एक
ग्लैंड बना सकती हैं, ठीक है। पर अभी चूंकि सरफेस की बात कर रहे थे तो हमने फिर यही बोला यूनिसेलुलर ग्लैंड। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक और बात यहाँ पे लिख दो कि जितनी भी, चलो वो बाद में लिखाऊंगा, बोल देता हूँ कि जितनी भी बच्चे ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली उनकी ओरिजिन किस टिश्यू से होती है, एपिथेलियल टिश्यू। जितनी भी ग्लैंड्स हैं सारी की सारी ग्लैंड्स एपिथेलियल ओरिजिन की होती हैं। फोर्थ पॉइंट में जाओ, एनसीईआरटी के वो पॉइंट मत बोलना एपिथेलियल सेल के बारे में कि द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विथ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, with very little intercellular matrix. Okay. Epithelial tissue are avascular. कैसे टिश्यू है बच्चे ये? एवेस्कुलर, मतलब इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ब्लड सप्लाई है कहाँ पे? फिर से पिक्चर देखो, यूसीटी में। ये आपका यूसीटी है, ये उसके ऊपर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। मैंने शॉर्टकट जल्दी बना दी। तो ये जो यूसीटी है, आपको यूसीटी में आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। जो यूसीटी है, दिस इज यूसीटी एंड दीज आर द कैपिलरीज। कैपिलरीज की स्पेलिंग करो, देख लेना स्पेलिंग, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये ब्लड वेसल्स हैं बेसिकली जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, बट जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एवेस्कुलर। एवेस्कुलर होने से देखो, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं कि एवेस्कुलर है, दैट मींस कि इनके अंदर डायरेक्टली ना तो ऑक्सीजन जाएगी ना तो न्यूट्रिशन जाएगी। तो कैसे जाएगा न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन? बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो दे गेट न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन फ्रॉम या थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम यूसीटी। कोई डाउट? अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू से आपका क्या जाएगा? ऑक्सीजन भी, और आपका क्या जाएगा? प्रोसेस कौन सी होगी? डिफ्यूजन। बाकी अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि ऑलवेज लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। वैसे तो आपको मैंने लिखा दिया है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये भी शायद लिखा दिया ना कि ऑलवेज प्रेजेंट ऊपर ओवर अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। तो इतना तो अंडरस्टूड ही है, इतना जरूरत नहीं है। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, ये कनेक्टेड ही है दोनों इसी के थ्रू। ये वाले पॉइंट्स आप ध्यान में रखना जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, इनका आगे यूज लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इरेज कर दूं बच्चे? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पे चलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली
3 टाइप्स, सॉरी पहले तो इसको आप 2 टाइप्स के करो, ठीक है। एक आपका है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियल। मैं शार्ट में लिख रहा हूं, आप फुल लिख लेना। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही टाइप की सेल्स से बनेगा। और ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। मुझे टाइम हो गया, ऐसे कैसे हुआ? चलो इसका डिटेल बाद में पढ़ाएंगे। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। चलो अगर यहाँ लिखा रहा हूं तो यही लिखा देता हूँ यहाँ पे, फॉर्म लाइनिंग, वैसे दोबारा मैं लिखाऊंगा ये, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स आर वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स है। और ये बच्चे क्या बनाएंगे जनरली? कवरिंग फॉर प्रोटेक्टिव, या इस तरह से लिखो, प्रेजेंट एज प्रोटेक्टिव कवरिंग ही लिख दो। अब आपके जैसे स्किन है या जैसे आपकी बक्कल कैविटी है, ठीक है, वहां पे जो लेयर है वहां पे। वैसे तो अगर मैं इसको अब चाहूं तो 2 लेक्चर में इस चैप्टर को कवर कर सकता हूँ 4 आवर्स में, पर फिर वो जो पार्ट है उनको वहां पे पढ़ाना पड़ेगा फिजियोलॉजी में, जो छोड़ूंगा इधर से मैं। और कॉकरोच को भी कहीं पे सेटल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा लेक्चर्स में। क्या चाहते हो, कॉकरोच यही पढ़ना चाहते हो या कॉकरोच एक्स्ट्रा लेक्चर पे पढ़ना चाहते हो? मतलब अपने आप से कुछ नहीं करना, ऐसा है क्या? सबसे पीछे सिलेबस किसका चल रहा है? बायो का? केमिस्ट्री तो ऑलरेडी आ गई थी तुम्हारी। जब विकी सर छोड़ के गए तो वो तो क्या कहते हैं, तो उनका सिलेबस उस समय सही जा रहा था। फिजिकल सारे कर दिए थे, कवर हो जाएगा, बट तुम अपनी तरफ से उसको मतलब कवर करके, बच्चे वही तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायोलॉजी और फिजिक्स बच्चे स्कोरिंग है ही नहीं, फिजिक्स सब्जेक्ट है। अपना प्रॉपर एफर्ट केमिस्ट्री पे बनाए रखना पड़ेगा, फिजिक्स को बैलेंस बना के रखो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को फोकस करो, क्योंकि बाद में प्रेशर आएगा। और रिवीजन, जितना भी नोट्स, जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स मिलता है उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी रिवीजन। फार्मूले सारे रट डालो कि कहीं से भी कोई भी फार्मूला मिस नहीं होना चाहिए, चाहे जिसका। बायो में तो फार्मूला होता है, ठीक है, डेंटल फार्मूला होगा, ठीक, तो वो तुमको याद नहीं, उसका फार्मूला होता है क्या?
फार्मूला ही नहीं है, बस एक लाइन है कि प्लूरल फार्मूला याद करना है। क्या परसेंटेज का परसेंटेज किस चीज की अच्छा मॉर्टेलिटी फर्क है दोनों। मैं मोर्टेलिटी सुन ही नहीं रहा था, मैं सुन रहा था मोर्टेलिटी। इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा। ठीक है, हाँ वहाँ पे इक्वालॉजी में कुछ फार्मूले इक्वेशंस हैं कुछ जैसे हाँ पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, वो बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि एक बार तो पढ़े होते हैं। पूरी इक्वालॉजी कितने बार पढ़े होते हैं टोटल? एक बार। और उनको लगता है इक्वालॉजी से सारे क्वेश्चन कराएंगे, फिर जिस तरह से पढ़े होते हैं 2-1 क्वेश्चन सही हो जाता है 6 में। जितना एफर्ट उतने मार्क्स। जो होशियार बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से ही पढ़ा होता है।